हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो दूसरा पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस इंपॉर्टेंट पुस्तक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पार्ट 3 नियोजित विकास की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चैप्टर है जो पूरे भारतीय आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई और जो नियोजन या प्लानिंग की पूरी का कंसेप्ट था, इस पर बातचीत करती है। इस चैप्टर को आज हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट वाइज वीडियोस के साथ और पहला टॉपिक मैं आपको लेके सामने उपस्थित हूं, परिचय। जैसे हम हर चैप्टर का एक परिचय देखते हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट आपको देखना है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं और नियोजित विकास से क्या मतलब है, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो प्लीज आप बने रहिए और इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। एक और खास बात का ध्यान रखेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, सीबीएसई फॉलो करते हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जिसके लिए ना तो आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है, ना कोई कूपन कोड डिस्काउंट ऑफर लेना है। सारी की सारे सिलेबस को हम बिल्कुल निःशुल्क रूप से कवर करते हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। तो इसी बेहद खास जानकारी के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं थोड़ा नियोजन की विकास की राजनीति। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में कवर करनी है। तो एक तो हम पढ़ेंगे नियोजन की अर्थ और उसका परिभाषा, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लानिंग। तो भाई इस प्लानिंग का मतलब क्या है ना, और प्लानिंग क्यों जरूरी है, प्लानिंग करते क्यों है, प्लानिंग है क्या। तो इसमें आप आगे देखेंगे कि भाई जब भी आप भविष्य में किसी काम या टास्क को पूरा करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले एक लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव या साध्य बनाते हैं। ठीक है, लक्ष्य या जिसको कहते हैं साध्य तय करना। साध्य, साध्य मतलब जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो एक लक्ष्य तय करते हैं, लक्ष्य तय करने के बाद आप कार्य योजना बनाते हैं कि भाई आप किस कार्य के द्वारा इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। फिर आप उसके लिए एक समय तय करते हैं, समय अंतराल, कि भाई कितने टाइम में आपको ये काम कर लेना है, फिर किससे करवाना है। हालांकि ये किससे आ जाएगा मुख्य रूप से संसाधन में। तो आपके जो संसाधन है वो कौन है ना। तो ये मुख्य रूप से 4-5 प्रक्रियाओं को मिलाकर आप हम नियोजन का अर्थ समझते हैं, नियोजन का मतलब पता चलता है। अब इसका क्या और मतलब है, कैसे ये जरूरी है और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा हम नियोजन में देखेंगे। ठीक है, तो एक तो ये महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे नियोजन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। भाई अगर प्लानिंग आप कर रहे हैं तो करने की जरूरत क्यों है। मान लीजिए आपको परसों कोई कहीं जाना है और आप सीधे चले जाइए, वो काम कर दीजिए, मगर आप 2 दिन प्लान करते हैं या कम से कम 2 घंटे प्लान करेंगे कि भाई यहां जाना है तो इस रूट से जाना पड़ेगा, इस टाइम के अंदर जाना है, ये साधन मैं यूज करूंगा और ऐसे ऐसे जाऊंगा। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या करता है, नियोजन या जिस काम को करना है उस काम को करने का आपको हेतु प्रदान करता है कि भाई आप क्यों करना चाहते हैं नियोजन, इस पर भी देखेंगे। फिर भारत में नियोजन तंत्र देखेंगे, नीति आयोग और योजना आयोग। तो देश के स्तर पर विशेष करके आर्थिक सामाजिक योजनाओं बनाने के लिए भारत में जो मैकेनिज्म था या जो मशीनरी है उस पर थोड़ी बात करेंगे कि भारत में जब प्लानिंग की बात आई तो प्लानिंग किस किन तंत्रों ने किया था, वो मशीनरी क्या थी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की और इसने 1951 से 2017 तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। ठीक है, अब ये जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की उसका स्वरूप क्या था, वो कैसे लागू हुई, उसके क्या एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी समीक्षा रही, क्या उपलब्धियां रही, क्या लक्ष्य रहे, सब बातों पर चर्चा करेंगे। योजना आयोग के बारे में भी एक शॉर्ट डिस्कशन देखेंगे हम। ठीक है, फिर नीति आयोग के लिए एक अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि 1 जनवरी 2015 से भारत में नीति आयोग की स्थापना की गई है। ये नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है और जो नई एनडीए गवर्नमेंट आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसने ये फैसला किया कि हम जो योजना का तंत्र है उसको रिफॉर्म करेंगे, उसको बदलेंगे और योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग की स्थापना करेंगे। तो इस पर भी बातचीत होगी, इसको भी मुख्य रूप से देखेंगे। फिर नियोजन की विचारधाराएं देखेंगे, आइडियोलॉजी देखेंगे प्लानिंग की, कि नियोजन की आइडियोलॉजी क्या है। नियोजन की आइडियोलॉजी का मतलब कि देखिए, क्या हम समाजवाद की तरफ जाएंगे, ठीक है, या हम पूंजीवाद की तरफ जाएंगे, ठीक है, या इसके इतर हम कोई और विचारधारा डेवलप करेंगे जिसको मिश्रितवाद भी कहते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं।
तो ये जो विचारधाराएं हैं या किस तरह की विचार को लेकर हम नियोजन भारत में शुरू करते हैं या किया है हमने या लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। कैसे हम एक ट्रांजिशन फेज भी देखेंगे कि जब हम 1991 में नई आर्थिक नीति अडॉप्ट करेंगे तो ये चीजें एक नई चीज दिखाई पड़ेगी। तो ये एक विचारधाराओं की बात है जिस पर प्रमुख रूप से बात होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे। मैंने भी आपको चर्चा किया जिसको 5 ईयर प्लान कहते हैं। तो जब योजना आयोग भारत में आया तो योजना आयोग के स्थापित होने के बाद उसको यह लक्ष्य दिया गया कि आप भारत में एक नियोजित विकास के लिए या नियोजित विकास के लिए एक प्लान तैयार करिए, है ना, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सॉरी पहले प्रधानमंत्री हुए देश के, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम जो सोवियत संघ की प्लानिंग व्यवस्था है, उस समय सोवियत संघ में स्टालिन लेनिन का पूरा दौर आया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसी व्यवस्था की तरह एक नई व्यवस्था भारत में भी बनाएंगे, प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो प्लानिंग कमीशन ने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की और सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई, ठीक है, और लास्ट पंचवर्षीय योजना 2012 में लागू की गई जो 2017 तक चली, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से कुल इसमें 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई। इसकी भी समीक्षा हम थोड़ी करेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना के क्या लक्ष्य थे और उसने क्या हासिल किया। फिर भारत के योजनाबद्ध विकास की समीक्षा भी करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। यानी हम ये देखेंगे कि असल में भारत में जब ये योजनाबद्ध तरीके से एक तरह से कहा जाए कि विकास करने की कोशिश की गई, तो इस योजनाबद्ध तरीके के विकास में क्या हासिल हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या हमने अब तक अचीव किया और हर योजनाओं के लक्ष्य क्या रहे, इस पर बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण डिबेट छिड़ेगी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बारे में। यानी जब विकास का मॉडल शुरू हुआ, इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का सीधा मतलब है सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। तो भारत में किस तरह सरकारी उद्योग या सरकारी कंपनियां या सरकारी क्षेत्र का विस्तार हुआ, उसकी क्या सीमाएं रहीं, क्यों वो नतीजा नहीं दे पाया जिस नतीजे की उम्मीद की जा रही थी, क्यों इसने एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइवेट, जब 1991 में नई आर्थिक नीति आई तो जब निजी क्षेत्र आया तो कैसे ये पूरी तरह एक्सपोज हो गया, कैसे पता चला कि इसकी सीमाएं और कमजोरियां क्या क्या हैं। तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ है, इसके क्या विस्तार हुआ, कैसे क्या सीमाएं रहीं और क्या इसमें परेशानियां देखने को मिली, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये हमारे जो नियोजित विकास है, जो प्लान करके डेवलपमेंट करने का तरीका है, इस पर ये सीधा से जुड़ा हुआ है। और खास करके द्वितीय जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो तो विशेष रूप से उद्योगों पर ही आधारित भी था। तो औद्योगिकरण की जब बात आई तो पब्लिक सेक्टर उसमें निकलकर सामने आया और उसकी सीमाओं के बारे में देखेंगे। फिर हम एक चर्चा करेंगे हरित क्रांति, जिसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये नियोजित विकास से कैसे जुड़ा है, तो देखिए भारत में 3 पंचवर्षीय योजनाएं आई, उसके बाद भारत में बहुत दुर्भिक्ष अकाल की समस्याएं आ गईं, भारत ने 2 युद्ध लड़े चीन से और पाकिस्तान से, उसके बाद आर्थिक दबाव बहुत बढ़ गया और जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो बहुत नीचे जा रहा था। तो भारत ने ये प्लान किया कि जो अमेरिका और लैटिन अमेरिकी जो देश हैं उनमें हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, तो भारत भी उसको प्रैक्टिस करे, भारत भी उसको आजमाए। और इसी तरीके से कृषि में नए तकनीकों का इस्तेमाल करके, कृषि का मशीनीकरण करके, कृषि में नए उन्नत बीज जो हाई एल्डिंग वेराइटी बीज हैं जिसमें ज्यादा उत्पादन जिन बीजों से होता है उसका इस्तेमाल करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके, रासायनिक खादों का प्रयोग करके, सिंचाई के नए साधनों का उपयोग करके जब कृषि का उत्पादन बढ़ाया गया तो उसे हरित क्रांति कहा गया। क्रांति इसलिए कहा गया कि इसके बाद भारत में खाद्यान्न संकट खत्म होने लगा, भारत एक तरह से आत्मनिर्भर बनने लगा उत्पादन के क्षेत्र में, विशेष करके गेहूं और धान के उत्पादन में। लेकिन ये तो इसकी पॉजिटिव साइड थे, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। जैसे इसने पर्यावरण पर कुछ नकारात्मक प्रभाव डाले, इसने किसानों के बीच एक नया वर्ग स्थापित कर दिया, किसानों में एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े किसान छोटे किसानों का भेद और अंतर बढ़ता चला गया। उसके बाद इस हरित क्रांति का सभी क्षेत्रों तक उस तरह समानता से विकास नहीं हो पाया, तो क्षेत्रीय असमानताएं पैदा हुई। तो ये कुछ बड़े सीरियस चैलेंजेस थे जिनकी हम बात करेंगे। और हरित क्रांति के साथ साथ थोड़ा सा हम श्वेत क्रांति की भी बात कर लेंगे। श्वेत क्रांति की बात कर लेंगे थोड़ा। और श्वेत क्रांति जो किससे जुड़ी थी, दूध के उत्पादन से जुड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा रजत क्रांति, कई तरह की क्रांतियां हुई है देश में। रजत क्रांति जो आपका अंडे के उत्पादन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। नीली क्रांति जिसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन से जुड़ा हुआ था, है ना।
तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, जो हमारे नियोजन या हमारे प्लानिंग में शामिल धीरे धीरे होता चला गया। और विशेष रूप से हमें जो बात करनी है इस चैप्टर में वो ये करनी है कि जब हम राष्ट्र निर्माण कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में देखा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हम देख रहे थे, तो जब हम राष्ट्र निर्माण कर रहे थे तो उन चुनौतियों के बीच जो विकास करने का तरीका हमने अपनाया वो नियोजित विकास का अपनाया। नियोजित विकास यानी हमने कहा कि भाई हम प्लान करके डेवलपमेंट करेंगे, हम ऐसा नहीं कि हर साल बजट ले आएंगे और काम कर लेंगे, नहीं, वी विल हैव अ सर्टेन प्लान, 5-5 साल का हम प्लान बनाएंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस हिसाब से अपना काम निर्धारित लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो इस बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये चीजें टॉपिक वाइज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स एक में इंक्लूड हो जाएंगी, कुछ अलग अलग भी आपको दिखाई देंगी। तो एक तो इस चैप्टर में ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको लेके चलना है, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप नियोजन के परिचय के बारे में देखना चाहें तो नियोजन मानव जीवन का एक अपरिहार्य अंग बन गया है। बिल्कुल ठीक बात। अपरिहार्य अंग मतलब क्या है? जिसको आप छोड़ नहीं सकते, मीन्स विच यू कैन नॉट अल्टर। अगर आपको कोई भी काम करना है तो प्लानिंग करना है। आजकल देखिए लोग नेता भी बनते हैं ना, राजनीति भी करते हैं, तो प्लानिंग स्ट्रेटेजिस्ट मैनेजर रखते हैं, तो वो पूरी प्लानिंग करके चुनाव लड़वाता है। संभवतः कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए निश्चित मात्रा में नियोजन की आवश्यकता ना पड़ती हो। आपका अगर एग्जाम मान लीजिए 3 महीने बाद है तो आप थोड़ा तो प्लानिंग करेंगे ना कि इस चैप्टर को हम इतने दिन में खत्म करेंगे, इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म करेंगे, इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो प्लानिंग तो करना ही करना है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रॉबिन्सन के शब्दों में नियोजन का अर्थ है उद्देश्य निर्धारित करके कार्य और चुनाव का निर्णय करना। बिल्कुल ठीक बात है। यानी सबसे पहले नियोजन में उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित होता है, उसके बाद क्या कार्य करना है, इसका चुनाव करना और निर्णय करना। साधन है आपके पास सीमित, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। तो उस साधन, सीमित साधनों में से किस साधन का उपयोग करके आप काम करेंगे, ये सब नियोजन में आ जाता है। अब देखिए, आजादी के बाद के पहले दशक में विकास की अवधारणा और इसके निहितार्थ पर बहस हुई और 1944 में ही बंबई के 8 उद्योगपतियों ने एक बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था। अब ये प्लानिंग का शुरुआती बिल्कुल हिस्सा आप देख रहे हैं। जब भारत में विकास करने के लिए बातचीत ही चल रही थी, लग रहा था कि भारत के हाथों में सत्ता आएगी तो किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, तो एक बॉम्बे प्लान आया योजना, जिसमें कि 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान बताया था कि कैसे हम उद्योगों का विकास करें। उसमें कई पॉइंट्स थे, जैसे अपने जो घरेलू उद्योग हैं उनको बाहरी प्रतिस्पर्धा से कैसे बढ़ाएं, कैसे उद्योगों को डेवलप करें, इसकी बात की गई थी। थोड़ा निजी क्षेत्र की भी बात की गई थी। योजना का उद्देश्य था कि सरकार और औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम सरकार को उठाने चाहिए। उस वक्त लोग विकास की बात पर पश्चिम का हवाला भी देते थे और ये मानते थे कि जो पश्चिम का पैमाना है विकास का, वही पैमाना होना चाहिए। अब देखिए, ये जरूरी है जानना, क्योंकि जब भारत ने आजादी पाई तो 2 बातें उसके पास बहुत क्लियर थी। एक तो वो पश्चिमी देशों का कुछ भी लेना, मतलब रखना नहीं चाहते थे, खासकर आर्थिक मॉडल में। संविधान में तो बहुत कुछ आया, अब उसमें मॉडल उनका ये था कि नहीं, इन देशों ने इन्हीं मॉडल पर हमको गुलाम बनाया, तो हम सोवियत संघ वाले मॉडल पर गए। सोवियत संघ वाला मॉडल नियोजित विकास का मॉडल था, लेकिन उस समय विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना था, और आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरह हो जाइए। यह माना जाता था कि पश्चिमी राष्ट्रों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो सबको ये लगता था कि जो मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण है, अगर हम इसको कर लें तभी हम विकसित हो सकते हैं। ये बहस चल रही थी। मैं आपको एक बेस तैयार करना चाह रहा हूं कि किन परिस्थितियों के भीतर हमने नियोजित विकास को करने के लिए चुना, उस पर भी मैं आपको आऊंगा लेकर। तो जिस तरह पश्चिमी राष्ट्रों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद और उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। तो एक बहस ये चली कि जैसे पश्चिमी देशों में पूंजीवाद के कारण विकास हुआ और जो सामाजिक एक तरह से कह सकते हैं कि संरचना थी जाति की या रंग भेद की, वो सब टूट के अलग हो गई और धीरे धीरे लोग एक होने लगे। हम भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारा सामाजिक विकास हो जाएगा अगर हम आर्थिक विकास पूंजीवाद की तरह करें, ऐसा माना जा रहा था। इधर देश में एक दूसरी प्रक्रिया ये थी कि देश में पूंजीवाद की जगह नेहरू और बाकी लोगों के दिमाग में था कल्याणकारी राज्य, जिसमें राज्य हर व्यक्ति की चिंता करे। पूंजीवाद में इतना संभव नहीं होता है। तो एक बहस चल रही थी कि किस तरह से हम आगे जाएं। तो हमने खैर दोनों के बीच मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को चुना। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क का पर्याय माना गया। माना गया कि आप जितना मॉडर्न हो जाएंगे उतना डेवलप होंगे। विकास की इसी धारणा के मद्देनजर राज्यों को विकसित, विकासशील और अल्पविकसित की संज्ञा दी जाती थी। तो जो जितना मॉडर्न होता था उसको उतना विकसित, जो कम उसको विकासशील और जो उससे भी कम उसको अल्पविकसित कहा गया। और यह बताया गया कि आप पूंजीवाद को अपनाइए और खूब आधुनिकीकरण करते जाइए और आप विकसित हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या चुना, हम किस तरह आगे बढ़े, हमने कैसा नियोजन करना प्रारंभ किया, नियोजन की क्या अवधारणा और विचारधारा बनाई, इसकी चर्चा अब हम आगे के टॉपिक्स में करेंगे।
तो ये मैंने आपको एक परिचय दिया कि किन माहौल के अंदर हम नियोजित विकास की तरफ आगे बढ़े, क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे और क्या हमने उससे हासिल किया, ये सब मैं आगे के टॉपिक्स में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो एक एक करके सभी टॉपिक्स को आप जरूर देखिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वेबसाइट से, एप्लीकेशन से या यूट्यूब से आप ये सारी की सारी शिक्षा यानी हिंदी, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, ओलंपियाड, आईटी जेई, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, बैंक, रेलवे, एसएससी, आईटी जेई, सब कुछ आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं चाहिए, आप 100% फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक्स और बुक्स का लिंक दिया हुआ है, यानी आप ई बुक्स के माध्यम से भी सारी पढ़ाई निःशुल्क कर सकते हैं, जो मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी ई बुक्स हैं, जो आपको बेहद आसान तरीके से आपकी परीक्षाओं में आपको मदद करने वाली है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि क्या क्या नई नई चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जरूर जुड़ जाइए। हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन चीज़ों से आप जुड़े रहिए ताकि नए अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि बहुत सारी वीडियोस हम आप तक लेकर आएँ। चैनल में जो भी आपको इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन या डाउट कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना फीडबैक भी बताइए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।